पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि बाह्य पुनर्निर्माण क्या होता है और आपसी ऋणों के बारे में लेखांकन की जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन आंतरिक पुनर्निर्माण इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आंतरिक पुनर्निर्माण इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत विद्यमान कंपनी के आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। इसमें न तो किसी कंपनी का समापन होता है और न ही नई कंपनी बनती है, बल्कि पुरानी कंपनी की ही पूंजी संरचना एवं संपत्तियों व दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन होता है। इसका उद्देश्य कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पर दिखाना, संचित हानियां अपलिखित करना, कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित करना तथा अंशधारियों को उनके विनियोग पर उचित प्रत्याय रिटर्न का विश्वास दिलाना हो सके। अंशधारियों को उनके विनियोग पर उचित रिटर्न या प्रत्याय का विश्वास हो सके, इसलिए अंशों के अंकित मूल्य को कम करके उनके वास्तविक मूल्य पर लाना होता है। ध्यान रखना, उद्देश्य पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। आंतरिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य क्या होते हैं? आंतरिक पुनर्निर्माण के मुख्य उद्देश्य हैं कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पर दिखाना, संचित हानियां अपलिखित करना, कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित करना और अंशधारियों को उनके विनियोग पर उचित प्रत्याय मतलब रिटर्न का विश्वास हो, इसलिए अंशों के अंकित मूल्य को कम करके उनके वास्तविक मूल्य पर लाना होता है। ये परिवर्तन कई प्रकार से हो सकते हैं, अपन उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला है अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में परिवर्तन द्वारा कैसे होता है इसको डिस्कस करते हैं। यदि अंतर्नियम मतलब अंश पूंजी में परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। यदि कंपनी के अंतर्नियम आर्टिकल अनुमति दे तो कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में कैपिटल क्लॉज में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से कर सकती है। 5 प्रकार है। निम्नलिखित प्रकार से कर सकती है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 व 64 के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं। कौन से हैं वो? नंबर 1, पूंजी में वृद्धि करके मतलब अंश पूंजी में वृद्धि करके, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। यदि कंपनी अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करना चाहती है तो और नए अंश निर्गमित करके कर सकती है, परंतु यदि समस्त अधिकृत पूंजी निर्गमित हो चुकी हो तो पहले अधिकृत पूंजी मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल में वृद्धि करके बढ़ा के, तो अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करके पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में परिवर्तन करने के बाद ही नए अंश निर्गमित हो सकेंगे। कहने का मतलब है कि यदि कोई कंपनी अंश पूंजी में वृद्धि करके आंतरिक पुनर्निर्माण करना चाहती है तो वो नए अंश निर्गमित कर सकती है, परंतु उसके लिए उसके पास अधिकृत पूंजी अनइश्यूड होनी जरूरी है। और यदि वो अनइश्यूड नहीं है, सारी अधिकृत पूंजी जो ऑथराइज्ड कैपिटल वो इश्यू हो चुकी है, तो पहले उसे अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके पूंजी जो पार्षद सीमा नियम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम, तो
जो मेमोरेंडम होता है उसको सीमा नियम बोलते हैं। तो जो कंपनी का पार्षद सीमा नियम उसके पूंजी वाक्य में परिवर्तन करके पहले अंश पूंजी में वृद्धि करेगी और फिर नए अंश निर्गमित हो सकेंगे। तो नए अंशों के निर्गमन का लेखांकन वैसे ही होता है जैसे आपने 12th में पढ़ा, शेयर इश्यू करने में, इश्यू ऑफ शेयर्स में। दूसरा तरीका है अनिर्गमित अंशों को रद्द कर अंश पूंजी में कमी करना, डिक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। ये क्या है कि इस कदम से चुकता पूंजी अप्रभावित रहती है, मतलब पेड अप कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता है और कोई लेखांकन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और न ही न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। परंतु निर्गमित अंशों पर वह चुकाई गई राशि को रद्द करे तो न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक होगी। मतलब ये चीज ध्यान रखनी, कोई इश्यूड शेयर्स हैं उसमें कोई पेड अप कैपिटल है, उसको रद्द करे तो न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित विवरण को बदलना पड़ता है, क्योंकि अपन ने बैलेंस शीट में पढ़ा है कि सबसे ऊपर जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसके बाद इश्यूड होती है, सब्सक्राइब्ड होती है, कॉल्ड अप होती है, पेड अप होती है। तो जो ऑथराइज्ड एंड इश्यूड है, इसके बीच के जो गैप है वो अनइश्यूड होता है। उसको रद्द करने के लिए उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती तो जरूरत ही नहीं है। परंतु कोई अपन ने इश्यू कर दिए शेयर और उस पर पैसा ले लिया, उसमें से कुछ पार्ट को रद्द करना है तो न्यायालय की जरूरत होती है। तीसरा तरीका है अंश पूंजी का समेकन या चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्या होता है? इस परिस्थिति में कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। इसके लेखांकन के लिए पुरानी अंश पूंजी को तो डेबिट किया जाता है और नई अंश पूंजी को क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए लेखा करने की एंट्री बहुत सिंपल है। जैसे अभी आपके 5 रुपए का शेयर है, अब उसको 10 रुपए वाले में बदलना है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹5 ईच डेबिट टू शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट सेम ही आएगा। इसी तरह से चौथा तरीका है अंश पूंजी का उपविभाजन, सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। ये उल्टा हो जाता है समेकन का। इस स्थिति में समेकन से विपरीत कार्य किया जाता है। इसमें अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में बांट दिया जाता है। जैसे 100 रुपए का अंश है, 10 रुपए का कर दिया, 10 रुपए का अंश है, 1 रुपए या 2 रुपए का कर दिया, 5 का कर दिया। इसका लेखांकन भी ऊपर जैसा समझा उसी तरीके के अनुसार होता है। जर्नल प्रविष्टि में अधिक मूल्य वाले अंश को डेबिट कर दिया जाता है और कम अंकित मूल्य वाले अंश को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 ईच डेबिट टू शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच। जो ज्यादा वाला डेबिट हो गया, कम वाला क्रेडिट हो गया। अमाउंट वो का बोला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। पांचवा तरीका है अंशों का स्टॉक में तथा स्टॉक का पुनः अंशों में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। कंपनी केवल फुल्ली पेड शेयर्स, केवल पूर्ण प्रदत्त अंशों को ही स्टॉक में बदल सकती है और स्टॉक को पुनः अंशों में बदल सकती है, पार्टली पेड को नहीं। अंशों से स्टॉक में बदलने पर अंश पूंजी खाता डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और यदि स्टॉक को अंशों में बदलना हो, ये तो अंशों को स्टॉक में बदला, स्टॉक को यदि अंशों में बदलना हो तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ये 5 तरीके हो गए अंश पूंजी में परिवर्तन करने के। कौन कौन से? नंबर 1 अंश पूंजी में वृद्धि करके,
नंबर 2, अनिर्गमित अंशों को रद्द करके अंश पूंजी में कमी करना। तीसरा हो गया अंश पूंजी का समेकन या चकबंदी। चौथा हो गया अंश पूंजी का उपविभाजन। पांचवा हो गया अंशों का स्टॉक और स्टॉक का अंशों में परिवर्तन। इसके बाद आगे आएगा अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल क्या होता है उसको समझते हैं। अंश पूंजी में कमी करना ही आंतरिक पुनर्निर्माण की सीढ़ी मानी जाती है। मतलब अंश पूंजी में कमी करना ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन स्टेप है। इसमें कमी करने का औचित्य व्यापारिक हानियों, बनावटी संपत्तियों का अपलेखन करने के साथ साथ संपत्तियों को वास्तविक मूल्य पर प्रदर्शित करने तथा पूंजी के अयाचित अनकॉल्ड भाग को रद्द करने से है। इसके लिए धारा 66 के प्रावधानों का पालन करना होता है, जिसमें मुख्य रूप से अंतर नियमों में प्रावधान, आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, विशेष प्रस्ताव स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए और इस प्रस्ताव की ट्रिब्यूनल में पुष्टि, ट्रिब्यूनल में इस प्रपोजल की पुष्टि हो जानी चाहिए तथा पुष्टि व प्रस्ताव की प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। जो ये कंफर्मेशन है ट्रिब्यूनल का वो और जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है, तब अंश पूंजी में कमी संभव होती है। अंश पूंजी में कमी करने के तरीके हैं। नंबर 1, इसमें 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है अंशधारियों के पास विद्यमान अंशों पर अयाचित राशि का दायित्व कम या समाप्त करना। अंशधारियों के पास जो भी विद्यमान अंश हैं उन पर अनकॉल्ड कोई भी अमाउंट है उसकी लायबिलिटी खत्म कर देना या कम कर देना। तो इस दशा में क्या होता है कि दायित्व समाप्त या रद्द करने पर जो पार्टली पेड शेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली फुल्ली पेड बन जाते हैं, क्योंकि उतने रुपए का ही वो अंश बन जाता है और उसकी जो एंट्री है वो ठीक वैसी हो जाती है जैसे अपन ने अंश पूंजी के समेकन की या चकबंदी की थी। अर्थात शेयर कैपिटल एट द रेट, मान लो 10 रुपए का 6 रुपए पेड है, शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच डेबिट टू शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹6 ईच, क्यों जितना है उतना ही पेडअप करती है। उसके बाद दायित्व कम करने पर भी अंश पूंजी का अंकित मूल्य घटने से इसी प्रकार की प्रविष्टि हो जाती है। अब दूसरा इसका तरीका है आधिक्य चुकता पूंजी को लौटाना। जो एक्सेस है पेडअप कैपिटल उसको लौटा दिया जाए। यदि अंकित मूल्य में परिवर्तन किए बिना आधिक्य पूंजी लौटा दी जाए तो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस मंगवाई जा सकती है। इसके लिए एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर बीइंग अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर, फिर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। ये 2 हो गई एंट्री। और यदि अंशों के अंकित मूल्य में कमी करके पूंजी लौटाई जाती है, ये तो कमी नहीं करके लौटाएं तो, और कमी करके लौटाई, क्यों इसमें तो लौटाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, और कमी करके नहीं लौटाएं। यदि अंशों के अंकित मूल्य में कमी करके पूंजी लौटाई जाती है तो उसे भविष्य में वापस नहीं मंगाई जा सकती। इसके लिए निम्न लेखांकन किया जाता है। शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ सच एंड सच ईच डेबिट
टू शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ सच एंड सच और टू शेयर होल्डर। तो अंश पूंजी में कमी, अंकित मूल्य में कमी करने का मतलब हुआ कि जो डेबिट करेंगे, मान लो 10 रुपए का शेयर है, अपन 5 कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच डेबिट, टू शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 5 ईच और टू शेयर होल्डर बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा। और बीइंग अमाउंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ शेयर एंड पेएबल टू शेयर होल्डर्स, और जब भुगतान करेंगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेड टू शेयर होल्डर्स। अब है तीसरा और लास्ट तरीका, चुकता पूंजी को रद्द करना। ये ज्यादा काम आता है, पेड अप कैपिटल को कैंसिल करना। तो पूंजी की तुलना में संपत्तियां कम हो तो कंपनी इस गिरावट की सीमा तक अंश पूंजी में कटौती करने की योजना बनाती है ताकि इसका प्रयोग पुरानी हानियों और बनावटी संपत्तियों को अपलिखित करने में हो सके। इसके लिए एक नया खाता जिसको बोलते हैं पूंजी कटौती खाता या पुनर्निर्माण खाता, पूंजी कटौती खाते को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट खोलते हैं और अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों और लेनदारों की सभा बुलाकर उन्हें कुछ दावे छोड़ने या त्यागने पर सहमति उनसे प्राप्त की जाती है या उन्हें सहमत किया जाता है, जिससे इन खातों को नाम करके पूंजी कटौती खाते को जमा किया जाता है और उस पूंजी कटौती खाते की सहायता से जो पुरानी हानियां हैं उनको अपलिखित किया जाता है, बनावटी संपत्ति हैं उनको अपलिखित किया जाता है। तो इस विधि में लेखांकन कैसे होता है उसको समझिए। सबसे पहले अंश पूंजी में अपन कोई कटौती करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बीइंग रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। उसके बाद डिबेंचर्स या क्रेडिटर्स कोई अपना क्लेम छोड़ते हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इसी तरह से कोई संपत्ति है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, कोई लैंड की है, बिल्डिंग की है, तो रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज। अब जो भी कृत्रिम संपत्तियां हैं, बनावटी संपत्तियां हैं, लॉसेज है, पुरानी हानियां है या कुछ संपत्तियों को अपलिखित करना है वैल्यू को, तो उसके लिए एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो वो राइट ऑफ हो जाएगा। टू गुडविल को राइट ऑफ करना है तो वो हो जाएगी। टू पेटेंट को राइट ऑफ करना है तो हो जाएगा। टू ट्रेडमार्क्स को राइट ऑफ करना है तो हो जाएगा। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनका कोई डेबिट बैलेंस पड़ा है तो वो हो जाएंगे राइट ऑफ। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो शेयर्स तो होते ही नहीं है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो राइट ऑफ हो जाएगा। अनअकाउंटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है पर वास्तव में है तो वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। और यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ऊपर बैलेंस ज़्यादा है, ये सब लॉसेज की जोड़ कम है, तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, नहीं तो ये जोड़ मिल जाएगी। बीइंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड, ये यूटिलाइज किया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, तब एंट्री हुई। इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 48 के अनुसार कंपनी अंशधारियों के अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए कंपनी को उस श्रेणी के अंशधारियों की अलग से एक सभा बुलानी पड़ेगी जिसमें सीमा नियम या अंतर नियम के अनुसार 75% या अधिक अंशधारियों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिन निर्गमित अंशों के
धारकों के अधिकारों में परिवर्तन हो रहा है, उनमें से कम 10% उस श्रेणी के अंशधारी सहमति प्राप्त करने के प्रस्ताव पास होने के 21 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल न्यायालय में परिवर्तन को निरस्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि इस तरह का आवेदन हो जाए तो अधिकारों में परिवर्तन लागू नहीं होगा और न्यायालय का जो निर्णय होगा, ट्रिब्यूनल का निर्णय या न्यायालय का निर्णय, वही अंतिम होगा। न्यायालय के आदेश के 30 दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए। इसमें पूर्वाधिकारी अंशों की लाभांश की दर में परिवर्तन या उनकी प्रकृति, मतलब संचयी, असंचयी, संचयी को असंचयी बनाना आदि, तो उनकी प्रकृति में परिवर्तन को शामिल करते हैं। इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कंपनी पर कम से कम 25,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा तथा कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी जो इस चूक के लिए दायी है उसे 6 माह की कैद या कम से कम 25,000 रुपये, जिसे 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, उस जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे झगड़े की बातचीत द्वारा समाप्ति तथा व्यवस्था की योजना, मतलब स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट।